इन्वेस्टमेंट में किन-किन चीज़ों का अगर वो प्लानिंग ले रहे हैं कि ठीक है रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती है, उसके बारे में जब तक अच्छे से समझे ना वो और वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आने वाले वक़्त में फिर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं चाहूँगी कि क्या किन चीज़ों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए? कौन-कौन सी बातें हैं? देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देखिए दो तीन चीज़ें हैं। अगर आई विल डिवाइड इट इनटू ग्रुप्स ऑफ पीपल, जैसे जो ओल्डर एज सेगमेंट है उनके लिए भी कुछ एड्रेस कर देते हैं, क्योंकि कि अगर आप क्लोजर टू रिटायरमेंट एज हैं तो एक तो आपको प्रॉब्लम होगी कि आप रिटायर होने वाले हैं और आपको अब ढूंढ रहे होंगे कि मैं अब पोस्ट रिटायरमेंट इनकम कैसे लेके आऊँ। मेरे पास चलो कॉर्पस भी बन गया है, 1-2 crores आई हैव बीन एबल टू सेव through PF, whatever. I have 2 crores for example. अब how do I get income post retirement? तो उसमें लोग इंडिया में एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल देते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम आती है री इन्वेस्टमेंट रिस्क की। री इन्वेस्टमेंट रिस्क ये होता है कि देखिए जैसे आज से 10 साल पहले अगर कोई रिटायर हुआ होगा, उसने एफडी करी होगी, तो उसको क्या प्रॉब्लम आएगी जब वो आज रिन्यूअल के लिए आया नेक्स्ट 10 ईयर एफडी के लिए अपनी, क्योंकि एट 60 इफ यू रिटायर there is a very very large chance that at 70 you'll still be alive, right? है ना, लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज पीपल आर लिविंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो 70 पे जब आप आए रिन्यूअल करने के लिए अपने एफडी का, तो इंटरेस्ट रेट कम हो गए होंगे। पहले आपको 10% पे मिला होगा एफडी, या 9% पे एफडी होगी। आज आप गए तो आपको पता है सीनियर सिटीजन एफडी अब तो 7% देती है, या 7.5 बेस्ट केस। तो सडनली आपकी इनकम कम होने लग गई, राइट? एक तो इन्फ्लेशन आपकी इनकम ईट अप कर रहा है, परचेजिंग पावर ईट अप कर रहा है, प्लस आपकी इनकम भी अब कम हो गई रिन्यूअल के टाइम पे, तो ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। तो ऐसे लोगों को एन्युटी प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। एन्युटी प्रोडक्ट्स देखिए लेस लिक्विड होते हैं, तो अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है या तो उसमें से 50 लाख की आप एन्युटी खरीदिए। उससे क्या फायदा होगा कि अगर आपने 10 साल पहले एन्युटी खरीदी होती, एफडी तब 9 दे रही होगी, शायद वो 8.8 देती या 8.7 देती, बट वो लाइफ लॉन्ग फिर आपको सेम रेट पे पेंशन देगी, आपको, आपके वाइफ को, उसके बाद नॉमिनी को सारा पैसा वापस कर देंगे। तो उससे क्या फायदा होता है कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होता, एटलीस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी you know that till the time you are alive, and if you take the plan where their wife is also involved, you and your wife are involved, are alive, तब तक आपको सेम पैसे मिलते रहेंगे और कोई री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ी चीज है, लोग इसको वैल्यू नहीं करते हैं, बट I have grandparents who did FD, and now when they went for renewal, अब वो बताते हैं कि यार वो तो पहले इतना रेट मिलता था, अब वो पैसे महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत डिफिकल्ट होता है ये अज्यूम करना कि महंगाई बढ़ती जा रही है और पैसे आपके कम होते जा रहे हैं हर 10 साल पे, एंड व्हेन यू हिट 80 तब आपके एक्सपेंसेस बढ़े होंगे, मेडिकल एंड ऑल, एंड आपकी पेंशन और कम हो गई, बिकॉज दैट यू वर डिपेंडेंट ऑन एन एफडी इंटरेस्ट रेट टू सर्वाइव। तो इसलिए एन्युटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर दी ओल्डर सिटीजन्स हु आर अबाउट टू रिटायर। आप एटलीस्ट 50% ऑफ योर मनी एन्युटी में डाल दीजिए। आप बोलेंगे कि ये लिक्विड नहीं है, बट सर आपको मैं 100% नहीं एडवाइस कर रहा हूँ डालने को, 50% करिए, उससे एक फिक्स्ड इनकम आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग थोड़े उससे दूर हैं, मे बी 10 years और 10 years अवे, उनके पास देखिए, अगर आपके पास अभी सैलरी है एट 50, जनरली पीपल स्टार्ट अर्निंग वेरी वेल, राइट? तो उनके लिए भी देखिए गारंटीड में प्रोडक्ट्स होते हैं, देयर आर कॉल्ड गारंटीड पेंशन प्लान, राइट? इसमें क्या होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज डाला पर मंथ, ठीक है, और आपको 16-17,000 रुपीज, 20,000 rupees for 10 years, right? And once you retire at the 10th year, you pay 20,000 every year for 10 years, and from the day you retire, then from that day onwards आपको 16-18,000 रुपीज पेंशन आएगी। एंड अगर आप देखिए ज्यादा पैसा डाल सकते हैं तो 50,000 डालेंगे तो 40,000 टाइप्स पेंशन आ जाएगी, राइट? गारंटीड फॉर लाइफ। तो इंश्योरेंस कंपनी ये रिस्क ले रही है अपने बिहाफ पे कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल 90 तक रहे तो आपको 90 तक ये पेंशन देनी पड़ेगी। तो आपने तो 10 ही साल पे किया ना। सो यस, वो रिस्क पूलिंग कर रही है। दे अज्यूम दैट ऑब्वियसली एवरीबडी विल नॉट सर्वाइव, बट सी दोज हु डू विल गेट दैट बेनिफिट। तो ये कुछ गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका बेनिफिट उठाना चाहिए लोगों को, और इनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज इसमें वही है, इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होता री इन्वेस्टमेंट का कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड बन रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा कि जैसे आपने जापान का एग्जांपल दिया था, जापान में आज कितना इंटरेस्ट रेट होगा सेविंग्स बैंक अकाउंट या एफडी का? आई एम प्रीटी श्योर 1-2% होगा, या व्हाट आई वर्ड इज, आई थिंक इट इज नेगेटिव। इन फैक्ट कीपिंग मनी इन द बैंक ईट्स अवे द मनी, मतलब वो हर साल नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी कहीं कहीं है।
सो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बैंक में रख नहीं सकते, और आप 60-70 पे अब आप इक्विटी मार्केट्स ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स यू शुड एक्सप्लोर एंड यू नो प्लान फॉर देम ऑल्सो. सो इसलिए यू हैव टू बी फाइनेंशियली अवेयर. दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू डू दिस सीरीज टू हेल्प पीपल यू नो फिगर आउट दीज थिंग्स. एंड येस, अगर आपको हेल्प चाहिए तो रीच आउट टू अ फाइनेंशियल प्लानर, रीच आउट टू अस एट पॉलिसी बाजार, वील गाइड यू. एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हमारे पास ही आइए, और भी बहुत लोग हैं वहां पे भी जा सकते हैं. बट येस, इफ यू नीड हेल्प यू शुड रीच आउट टू समबडी एंड मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन. समीप जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जैसे हम देखते थे कि पुराने ज़माने में ना लोग ज़्यादातर ज़मीन, मतलब इन्वेस्टमेंट को जो तरीका होता था कि ज़मीन खरीद ली, सोने में इन्वेस्ट कर लिया, सोना रख लिया अपना, तो ये उनके लिए एक औजार की तरह काम करता था कि ठीक है, बुढ़ापे में उनका ये सहारा बन जाएगा. लेकिन आज की जैसे जनरेशन की आपने बात करी कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ भी रहे हैं. शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करना सीख चुके हैं एज़ कम्पेयर टू पहले की अगर बात करूं मैं. लेकिन इसके अलावा आज की अगर लोग सोचें कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना, उसके अलावा हमें सेविंग ऑप्शन क्या हो सकते हैं? देखिए, शेयर मार्केट के अलावा जो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, गोल्ड इज डूइंग वेरी वेरी वेल ऑफ लेट. अगर आप देखेंगे गोल्ड प्राइसेस इज ऑन अ हाई. सी, वो ना एक हेज की तरह ऑपरेट करते हैं. ये जो कमोडिटीज होती है ना सारी, सिल्वर, गोल्ड, बेसिकली जब भी जैसे ये वॉर लाइक सिनेरियोज होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर वाज गोइंग ऑन एंड अदर सच सिनेरियोज लाइक द कॉन्फ्लिक्ट इन इजराइल एंड ऑल. सो बेसिकली इन सिनेरियोज में क्या होता है, इक्विटी मार्केट्स काइंड ऑफ गो डाउन एंड कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, दे यू नो, बिकॉज इट इज अ हेज. जब इक्विटी में लोग पैसा नहीं लगाते तो जो FIIs हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड एंड सिल्वर में पैसा लगाते हैं. तो गोल्ड एंड सिल्वर एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट दीज. तो उसमें आपको 10% अपना पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से रखना चाहिए. उसके बड़े सारे ऑप्शंस हैं. इंडियंस जनरली क्या है, फिजिकल गोल्ड खरीद लेते हैं. मैं वो पर्सनली नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिजिकल गोल्ड अप्रिशिएट नहीं होता, बट क्योंकि गोल्ड की वैल्यू तो चेंज हो ही रही है. बट द थिंग इज दैट फिजिकल गोल्ड आप कभी सेल नहीं करते. लाइक इट इज लाइक द लास्ट थिंग इन द हाउस दैट यू विल एवर सेल, राइट? सो इंडियंस हैव एन इमोशनल थिंग. तो फिजिकल गोल्ड इज लाइक कि अब आ गया है, अब पड़ा रहेगा, एंड इट गेट्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो अगर आप कोई एसेट बना रहे हैं जिनसे आप बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हो, तो फिजिकल गोल्ड इज नॉट द आंसर. देन यू हैव टू बाय डिजिटल. म्यूचुअल फंड, ETFs होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, है ना. देयर आर डिजिटल गोल्ड ऑल्टरनेटिव्स. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आए थे गवर्नमेंट के, अब तो बंद हो गए, बट आए थे. तो ऐसे ऑप्शंस में आप एक्सप्लोर सकते हैं. म्यूचुअल फंड है, गोल्ड ETFs होते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, जिससे गोल्ड की प्राइस का अप्रिसिएशन या सिल्वर की प्राइस का अप्रिसिएशन आप अपने पोर्टफोलियो में बेक इन कर सकते हैं. तो ये एक ऑप्शन आपको करना चाहिए. दूसरा, रियल एस्टेट करनी चाहिए. 100% रियल एस्टेट आफ्टर कोविड हैज अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग इन गुड़गांव, नोएडा एंड ऑल, एंड सम ऑफ द अदर मेट्रो सिटीज आल्सो. इट हैज डन वेरी वेल. बट सी, व्हाट यू हैव टू बी कॉग्निजेंट इज दैट सारा पैसा एक तो रियल एस्टेट में मत लगा दीजिए. क्योंकि अगर आपने अपना बहुत सारा कॉर्पस रियल एस्टेट में लगा दिया तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप आधा कमरा कभी नहीं बेच पाएंगे घर का, राइट? मतलब अगर आपको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आपके पास कोई अगर इक्विटी या कहीं पैसा है FD में, तो वो निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं. तो अगर बहुत ज़्यादा पैसा आपने रियल एस्टेट में लगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है. प्लस मेंटेनेंस एंड ऑल इश्यूज आर देयर. सो आई एम नॉट सेइंग रियल एस्टेट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. यू शुड हैव एक घर अपने लिए तो होना ही चाहिए, प्लस एक फॉर रेंटल इनकम, फ्यूचर रेंटल इनकम यू कैन कंसिडर, बट नॉट डू इट, ओवर डू इट. इंडिया में क्या लोग ओवर डू कर देते हैं कि एक घर खरीदा या एंड सी द प्रॉब्लम विद लैंड आई पर्सनली फील इज दैट कि taking care of where to buy that piece of land, how to take care of it, is I personally I find in a day to day job it's too much of hassle. तो इसलिए रियल एस्टेट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मत करिए. Maybe a small portion of your portfolio. The third thing, yes, 6 months of expenses in a savings bank or a FD होने ही चाहिए आपके पास हमेशा, क्योंकि कोई इमरजेंसी आएगी तब आप कहाँ ये नहीं सोचेंगे कि अब मैं शेयर पोर्टफोलियो लिक्विडेट करूंगा. अगर मार्केट गिरा होगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे, राइट? तो इसलिए FD में हमेशा 6 महीने की एक्सपेंसेस, या अगर आपको ज़्यादा रखने हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट रखना चाहिए ये पैसा. एंड उसमें फिर इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है वो सब नहीं सोचना होता. वो है कि भाई वो तो अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आई शुड हैव दैट मनी टू टेक केयर ऑफ माई इमीडिएट फैमिली एंड माई सेल्फ. The fourth thing is that you should have term and health insurance. In today's times health is exceptionally very very expensive. अगर कोई बीमारी हो गई या कोई emergency operation anything, it's extremely expensive. तो हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए. अगर जो यंगर जनरेशन सुन रही है,
बहुत सस्ते में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो आप उसको खरीदिए। एंड अब तो मंथली भी आप पे कर सकते हैं इफ़ यू वांट, तो मंथली पे करिए अगर इफ यू डोंट वांट टू पे अ लंप सम वन टाइम, बट वो जल्दी खरीदे। जितनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज होती हैं उसके कुछ क्लॉजेज होते हैं, वो अगले 3-4 साल में कवर हो जाएंगी। सो इफ यू बाय इट यंग, सी किसी को कोई प्रॉब्लम यंगर एज में जनरली नहीं आती है, तो बाय इट एट 25-26, बाय 30-31 ऑल ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग कवर्ड एंड यू हैव अ हेल्थ कवर। एंड सी, लोग कहते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है। देखिए, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होगा 5 लाख का, 10 लाख का, एंड यू हैव इट टिल यू हैव द जॉब, राइट? सो कल को कोई रिसेशन आया, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, तो और आपको कोई मेडिकल इशू हो गया, तब आप क्या करेंगे? इसलिए एक यंग एज पे हेल्थ इंश्योरेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।